हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सी वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में जिनको जब हम यूज करते हैं तो हमें कन्फ्यूज करती हैं। तो चलिए उन वर्ब्स को देखते हैं कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं और उनको हम सही तरह से किस तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ब आती है वो आती है अफेक्ट और इफ़ेक्ट। ठीक है, ये दोनों वर्ब्स काफ़ी कन्फ्यूज करती हैं। हम अफेक्ट को इफ़ेक्ट की जगह, इफ़ेक्ट को अफेक्ट की जगह कई बार यूज कर डालते हैं। तो इनमें डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। तो जो अफेक्ट होता है, ये जो अफेक्ट वर्ब होती है इसको हम यूज करते हैं टू इन्फ्लुएंस, टू एक्साइट फीलिंग्स और टू प्रिटेंड के अर्थ में। ठीक है, इनके अर्थ में हम इस अफेक्ट ये जो वर्ब है इसका यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल अफेक्ट इट्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं हम। आई वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाई हर मिजरेबल कंडीशन। नेक्स्ट हमने लिखा सोहन अफेक्टेड madness to avoid punishment। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हमने लिखे यहाँ पे। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है, द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल अफेक्ट इट्स डेवलपमेंट। यहाँ पे जो अफेक्ट वर्ब है इसका यूज़ यहाँ पे टू इन्फ्लुएंस के अर्थ में हुआ है। टू इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना। नेक्स्ट है आई वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाई यर मिजरेबल कंडीशन। तो मैं उसकी मिजरेबल कंडीशन से जो है अफेक्टेड हो गया। अफेक्ट का मतलब है यहाँ पे मेरी जो फीलिंग्स हैं वो एक्साइटेड हो गई। ठीक है, वो एक्साइट हो गई। तो यहाँ पर टू एक्साइट फीलिंग्स के अर्थ में यहाँ पर अफेक्ट वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट है सोहन अफेक्टेड मैडनेस टू अवॉइड पनिशमेंट। सोहन ने दंड से बचने के लिए जो है पागलपन का ढोंग किया, पागलपन का बहाना बनाया, पागलपन का दिखावा किया। तो यहाँ पर जो अफेक्ट जो वर्ब है ये इसका यूज हुआ है यहाँ पे प्रिटेंड के अर्थ में। सोहन अफेक्टेड मैडनेस, इसका मतलब है सोहन प्रिटेंडेड मैडनेस। तो इस तरह से हम जो अफेक्ट जो वर्ब है ये इसका यूज हम टू इन्फ्लुएंस, टू एक्साइट फीलिंग्स या टू प्रिटेंड के अर्थ में करते हैं। आगे है अफेक्ट, आगे है इफ़ेक्ट। ठीक है, ये इफ़ेक्ट वर्ब है ये, इसका यूज हम करते हैं टू ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट के अर्थ में। जब ये वर्ब होती है तो हम इसका यूज टू ब्रिंग अबाउट के अर्थ में करते हैं, और जब नाउन होता है ये तो इसका अर्थ होता है रिजल्ट। जब हम इसको नाउन के अर्थ में यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है मतलब हम इसको किस अर्थ में यूज़ करते हैं, रिजल्ट के अर्थ में। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन इफेक्ट द चेंज थ्रू पीसफुल मेथड्स। You can effect the change through peaceful methods। नेक्स्ट हमने लिखा the effect of the medicine on her illness was surprisingly fast।
ओके, अब यहाँ पे देखिए यू कैन इफेक्ट द चेंज। अब यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी आप देख रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जाहिर सी बात है कि हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो क्या है, वर्ब है। यहाँ पे देखिए द इफेक्ट, यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हम नाउन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो नाउन है। तो यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, इसका मतलब है द रिजल्ट ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन का मतलब क्या है, द रिजल्ट ऑफ द मेडिसिन। द रिजल्ट ऑफ द मेडिसिन ऑन हर इलनेस वाज सरप्राइजिंगली फास्ट। तो यहाँ पर ये नाउन है, नाउन के अर्थ में जब हम इफेक्ट वर्ड का यूज करते हैं तो ये इसका मतलब होता है रिजल्ट, और जब इफेक्ट वो ये जो वर्ड है इसको जब हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट। तो यू कैन इफेक्ट द चेंज थ्रू पीसफुल मेथड्स, इसका मतलब है यू कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज थ्रू पीसफुल मेथड्स। तो इस तरह से ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ब्स हैं, अफेक्ट और इफेक्ट। तो इस यहाँ पर हमने देखा कि हम इनका किस तरह से सही यूज कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है हियर और लिसन। ठीक है, आप जानते हैं कि दोनों का मतलब होता है सुनना। जब हम सुनने का काम डेलिबरेटली करें तो हम यूज करते हैं लिसन। ठीक है, डेलिबरेटली, जब हम डेलिबरेटली सुनने का काम करें तो हम यूज करते हैं लिसन। लेकिन जब हम डेलिबरेटली सुनने का काम नहीं करते हैं, नेचुरली स्वाभाविक रूप से जब हमें कोई बात सुनाई देती है, जैसे हमारे कान जो है, हमारी जो सेंस, ये कान जो है वो हमारी सेंसेस होती हैं। तो ये जो अगर हम कान अपने खुले रखेंगे तो हमें कोई ना कोई चीज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो ये स्वाभाविक रूप से हम सुनते हैं। तो जब हम कोई चीज़ स्वाभाविक रूप से सुनते हैं तो वहाँ पर हम हियर यूज़ करते हैं। जब हम डेलिबरेटली सुनते हैं कोई चीज़, जानबूझकर सुनने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर हम लिसन यूज़ करते हैं। तो जैसे लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज। दूसरा आई हियर ए नॉइज। दूसरा कैन यू हियर माई वॉइस। ठीक है, तो लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज। अगर आपको कोई कहता है लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज, इसका मतलब आपको डेलिब्रेट ये काम करने के लिए कहा जा रहा है। आप डेलिब्रेटली उसको, मतलब टीचर की बात को सुनने का प्रयास करेंगे। तो जब हम डेलिब्रेटली कोई चीज़ सुनते हैं, जानबूझकर कोई चीज़ सुनते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर हम लिसन यूज़ करते हैं। और नेचुरली या स्वाभाविक रूप से जब हमारे कानों में कोई आवाज़ पड़ती है तो हम हियर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। दूसरा है सी और लुक। ठीक है, सी और लुक, यहाँ पर भी वही डिफरेंस है जो लिसन और हियर में है। जब हम डेलिबरेटली कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर हम जो है लुक का प्रयोग करते हैं। और जब हम डेलिबरेटली कोई चीज़ नहीं देखते, स्वाभाविक रूप से नेचुरली हमें कोई चीज़ दिखाई देती है, तो वहाँ पर हम सी का यूज़ करते हैं। जैसे आई सा ए स्नेक ऑन द फ्लोर, और लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आई सा ए स्नेक ऑन द फ्लोर, यहाँ पर फर्श पर जब मेरी नज़र पड़ी तो जाहिर सी बात है जब आप चलते चलते कहीं पे नज़र अगर डालेंगे तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ दिखाई देगी। अगर आप नहीं चाहते तो भी वो चीज़ दिखाई देगी। लेकिन जब आप डेलिबरेटली कोई एक्शन करते हैं देखने का जब आप डेलिबरेटली कोई एक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम लुक यूज़ करेंगे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। मान लीजिए आप कहीं और देख रहे हैं, ठीक है, आप कहीं और देख रहे हैं और टीचर कहता है लुक एट द ब्लैक बोर्ड, और जानबूझकर आप जो है ब्लैक बोर्ड की ओर देखते हैं, ये एक डेलिबरेट एक्शन है। ठीक है, तो जब डेलिबरेट एक्शन करते हैं, जब हम डेलिबरेटली कोई चीज़ किसी चीज़ की ओर देखते हैं तो वहाँ पर हम लुक यूज़ करते हैं। और जब स्वाभाविक रूप से जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर हम सी का यूज़ करते हैं। तो दोनों में सेम डिफरेंस है। वैसे जैसा डिफरेंस हियर और लिसन में है, वही डिफरेंस सी और लुक में है। नेक्स्ट है
बोर्न और बोर्न, ठीक है। एक बोर्न में ई लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है। तो देखिए ये दोनों की दोनों जो फॉर्म होती हैं वो बियर की थर्ड फॉर्म होती है। बियर की जो फॉर्म चलाते हैं हम वो ऐसे चलती हैं, बियर, बोर और बोर्न। एक में एन होता है, एक में एन नहीं होता है। ओके, ऊपर वाले जो वर्ब है मीन्स जिसमें ई नहीं है, इसका जो मीनिंग होता है, इसमें ई लगेगा देखिए, ठीक है। तो इसमें इसका जो मीनिंग होता है वो होता है जन्म लेना। जन्म लेना इसका मतलब होता है जन्म देना, लेकिन साथ में इसका अर्थ सहन करना भी होता है, सहन करना। ओके, तो ये दो वर्ब्स हैं, ये थर्ड फॉर्म है बियर की। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, एक में ई लगा हुआ है, एक में ई नहीं लगा हुआ है। तो सेकंड फॉर्म सेम होती है बियर की, बोर बोर, लेकिन जो थर्ड फॉर्म होती हैं वो बोर और ये बोर्न होती है। जो आप ई नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है। और ये हमेशा पैसिव सेंस में यूज़ की जाती है, पैसिव सेंटेंस में यूज़ की जाती है। और ये हमेशा जो है एक्टिव सेंटेंस में यूज़ की जाती है, एक्टिव, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई वॉज बोर्न एट मंदोला। वेयर वर यू बोर्न। ओके, वेयर वर यू बोर्न। तो यहाँ पर जो बोर्न जो वर्ड है, ये जो बोर्न वर्ब है, इसका यूज हम जन्म लेना के अर्थ में कर रहे हैं। जैसे आई वॉज बोर्न एट मंदोला, मैंने मंदोला में जन्म लिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बोर्न का मतलब होता है टू कम इनटू दिस वर्ल्ड, टू कम इनटू द वर्ल्ड, संसार में आना। मतलब आप संसार में कब आए थे। तो आई वॉज बोर्न एट मंडोला, इसका मतलब है मैं मंडोला में जन्म लिया मैंने। यहाँ पर वेयर वर यू बोर्न, तुम कहाँ पैदा हुए थे। तो यहाँ पे दोनों जगह जो है ये वर्ब पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में। आप जानते हैं कि जब बी के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो पैसिव सेंस में बनता है, वो पैसिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे बी की फॉर्म है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी ये बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म के बाद यहाँ पे देखिए ये, हमें ये देखना है ये। तो यहाँ पे हम जो है बोर्न BORNE यूज नहीं करेंगे। कई बार एग्ज़ाम में ये BORNE दिया होता है जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये भी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो गलत है, क्योंकि बोर्न का मतलब जन्म देना होता है, जन्म लेना नहीं होता। तो यहाँ पर हम जन्म लेना के अर्थ में यूज़ करेंगे। आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ था, ठीक है, मैंने जन्म लिया था। आई केम इन टू दिस वर्ल्ड, तो आई वॉज बोर्न, इसका मतलब आई केम इन टू दिस वर्ल्ड। इसका मतलब वेयर वेर यू बोर्न, तो वेयर वर यू बोर्न, तुमने कहाँ जन्म लिया था, मतलब तुम कहाँ जन्मे थे। तो इस तरह से ये जो बोर्न BORN है, इसका मतलब हम जन्म लेना के अर्थ में यूज़ करते हैं। और इसका यूज जो हमेशा पैसिव सेंस में किया जाता है, मतलब पैसिव सेंटेंसेस में किया जाता है। लेकिन देखिए BORNE इसका मतलब होता है जन्म देना। जैसे सी हैज़ बोर्न 2 चिल्ड्रन, सी हैज़ बोर्न 2 चिल्ड्रन, उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब आप देख रहे हैं ये जो बोर्न है इसके से पहले हैज है, कोई बी की फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे जो बोर्न जो वर्ब है इसका यूज पैसिव सेंस में ना होके एक्टिव सेंस में किया जा रहा है। उसके अलावा BORNE इसका मतलब सहन करना भी होता है। जैसे अगर हम लिखें तो दे हैव बोर्न ऑल द सफरिंग्स पेशेंटली, ठीक है, दे हैव बोर्न ऑल द सफरिंग्स पेशेंटली। यहाँ पर भी बोर्न का यूज एक्टिव सेंस में किया जा रहा है, मतलब ये सेंटेंस एक्टिव है, ऊपर वाला सेंटेंस भी एक्टिव है। तो इस वर्ब का यूज हमेशा एक्टिव सेंस में किया जाता है, एक्टिव सेंटेंसेस में किया जाता है। और इसका मतलब जन्म देना, जैसे यहाँ पे जन्म देना है इसका मतलब, और यहाँ पे है सहन करना, ठीक है, टू टॉलरेट समथिंग, टू टॉलरेट सफरिंग्स। तो यहाँ पे जन्म देना, यहाँ पर सहन करना है, यहाँ पर जन्म देना है। और इसका यूज जो है
इसका जो यूज है ये एक्टिव मीनिंग में किया जाता है, मतलब एक्टिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इसका यूज जो है पैसिव सेंस में किया जाता है। और दोनों की दोनों जो है वो बियर की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स होती हैं। ऊपर वाले ये जो अगर आप बियर बोर बोर्न ऐसे चलाएंगे तो जन्म लेना, बियर बोर बोर्न इसका मतलब जन्म देना या सहन करना, ठीक है। इसका यूज़ पैसिव सेंस में, इसका यूज़ एक्टिव सेंस में। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है फॉल और फैल, ठीक है। देखिए दो वर्ब्स होती हैं, फॉल और फैल। ये दोनों अलग अलग वर्ब होती हैं, फॉल, फैल, फॉलन, ठीक है। फैल, फैल्ड और फैल्ड, इस तरह से ये दो अलग अलग डिफरेंट वर्ब्स होती हैं। ये जो वर्ब होती है ये इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव होती है और ये ट्रांजिटिव होती है। इट मीन्स कि हम इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं और इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर हम इसको बिना ऑब्जेक्ट के यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम गलत होंगे, ठीक है, हमारा सेंटेंस गलत होगा। वैसे अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है गिरना, ठीक है, और इसका मतलब होता है गिराना। जैसे एग्जाम्पल है तो ही फैल डाउन, ही फैल डाउन, वो नीचे गिर गया। तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। और किसकी सेकंड, मतलब ये कौन सी फैल है, ये फैल नहीं है, क्योंकि ये फैल तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर आप ये फैल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, ये यहाँ पे है एडवर्ब, ठीक है, ये यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब ऑब्जेक्ट हो नहीं सकती क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है तो इसलिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हुई है। तो ये इंट्रांजिटिव कौन सी वर्ब होती है, ऊपर वाली, फॉल, फैल, फॉलन, तो ये फैल है, सेकंड फॉर्म है फॉल की। दूसरा, दे फैल्ड द ट्री, उन्होंने पेड़ को गिरा दिया। अब यहाँ पे फैल्ड है, फैल्ड मीन्स ये फैल की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, और इसकी ये ट्रांजिटिव होती है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ट्री ऑब्जेक्ट हो गया। दे फैल्ड व्हाट, दे फैल्ड व्हाट, तो उन्होंने गिरा दिया, क्या गिरा दिया, द ट्री, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि फैल्ड एक जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे द ट्री एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे फैल्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे फैल यूज़ करेंगे। हालांकि कन्फ्यूजन यहाँ पैदा होता है। देखिए ये एफ ई डबल एल है, सेकेंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे एक नई वर्ब है, एफ ई डबल एल ही है लेकिन फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट है रेज, रेज और राइज, ठीक है। तो राइज का मतलब होता है टू इमर्ज, टू इमर्ज, इट मीन्स उदय होना, उदय होना। ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। दूसरा है रेज, रेज इसका मतलब होता है ऊपर उठाना, ठीक है, ऊपर उठाना, ऊपर उठाना। तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मतलब तो आप समझ गए होंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये राइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इमर्ज, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, अर्थात पूर्व में निकलता है। तो यहाँ पे राइज वर्ब है, और ये क्योंकि इंट्रांजिटिव होती है तो कोई ऑब्जेक्ट इसके बाद हम रखते नहीं है, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द ईस्ट ये एक एडवर्ब फ्रेज है जो वेयर का आंसर दे रही है, वेयर द सन राइजेस, सूर्य उदय होता है, वेयर इन द ईस्ट, एडवर्ब फ्रेज है। तो इस तरह से जो राइज है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू इमर्ज, उदय होना। रेज जो होती है वो ऊपर उठना, ऊपर उठाना, मतलब ऊपर करना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे ही रेज्ड हिज हैंड, तो यहाँ पे ऊपर उठाना, ही रेज्ड हिज हैंड, तो ऊपर उठाना।
और रेज क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये यहाँ पे हीज हैंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे नाउन है, हैंड नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये ही रेज्ड, उसने ऊपर उठाया, व्हाट क्या उठाया, हीज हैंड, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए तरह से जो रेज वर्ब होती है ये ट्रांजिटिव होती है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है। राइज हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये हमेशा बिना ऑब्जेक्ट के यूज की जाती है, ठीक है। जहाँ तक वर्ब्स का सवाल है तो राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, राइज, रोज, राइजन, ठीक है। और रेज की होती है रेज, रेज्ड और रेज्ड, ओके। इस तरह से हम इनको यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। चलिए आगे लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब है चलिए नेक्स्ट जो वर्ब है वो है डिनाई, डिनाई, रिफ्यूज़, डिक्लाइन, ठीक है। इनका मतलब भी इनकार करना के अर्थ में होता है, और ये भी एक दूसरे की जगह यूज़ कर डालते हैं हम, और हमसे जो है मिस्टेक हो जाती है सेंटेंस में। तो ये भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ब्स हैं, चलिए इनको भी यूज़ करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले लेते हैं डिनाई। डिनाई, डिनाई का अर्थ, डिनाई का जो है यूज हम करते हैं टू से दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू। जब कोई व्यक्ति कहता है नहीं भाई ये बात सच नहीं है, तो वो डिनाई कर रहा है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है नहीं नहीं, जब मान लीजिए हम किसी को कहते हैं तू चोर है, लेकिन वो ये कहता है नहीं नहीं ये सच नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, तो इसका मतलब वो डिनाई कर रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति जो है सच्चाई स्वीकार करने से मना कर देता है, मतलब वो कहता है कि नहीं नहीं ये सच नहीं है, तो वहाँ पे डिनाई वर्ड, डिनाई का यूज किया जाता है। जैसे ही डिनाइड दैट ही वॉज ए थीफ, ठीक है। ही डिनाइड दैट ही वॉज ए थीफ, उसने इनकार कर दिया कि वो चोर है। इसका मतलब उसने जो है ये मानने से मना कर दिया कि ये चीज़ सच है कि वो चोर है। तो डिनाई का अर्थ टू से दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू के अर्थ में किया जाता है। अगला देखते हैं रिफ्यूज़। रिफ्यूज़, मान लीजिए किसी ने आपको कोई सजेशन दिया और आपको कोई रिक्वेस्ट की, लेकिन आपने उसको मना कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। तो जब हम किसी के सजेशन को, किसी के रिक्वेस्ट को जो है स्वीकार नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम जो है रिफ्यूज वर्ब यूज़ करते हैं। तो जैसे आई रिक्वेस्टेड सोहन, I requested Sohan to accompany me to the market, but he dash। अब आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? I requested सोहन, मैंने सोहन से निवेदन किया to accompany me to the market, कि वो मेरे साथ मार्केट चले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया था उससे, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा रिक्वेस्ट। तो जब भी कोई सजेशन या कोई जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, तो वहाँ पे रिफ्यूज वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? रिफ्यूज्ड। तो आई रिक्वेस्टेड सोहन टू अकम्पनी मी टू द मार्केट बट ही रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट जो है डिक्लाइन। डिक्लाइन का अर्थ तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी इन्विटेशन या किसी प्रपोजल को स्वीकार करने से मना कर दें, ठीक है। मान लीजिए हमने किसी ने हमसे इन्विटेशन दिया, हमने किसी को इनवाइट किया और उसने मना कर दिया, तो वहाँ पे डिक्लाइन, उसने इनविटेशन को क्या किया? डिक्लाइन किया। हमने किसी को प्रपोज किया, उसने इनकार कर दिया, उसने हमारे प्रपोजल को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो उसने क्या किया? डिक्लाइन किया। तो इसको हम डिक्लाइन, मतलब कोई इनविटेशन या कोई प्रपोजल को जब कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे आई इन्वाइटेड सोहन टू माई बर्थडे पार्टी बट ही डैश द इन्विटेशन, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? डिक्लाइंड। ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन। तो इस तरह से हम जो है डिनाई, रिफ्यूज और डिक्लाइन का यूज़ करते हैं। डिनाई को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई व्यक्ति सच्चाई स्वीकार करने से मना करते हुए कि नहीं भाई ऐसा सच नहीं है,
तो वहाँ पर वो डिनाई कर रहा है। जो हम किसी की रिक्वेस्ट या किसी के सजेशन को जो है एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, तो वहाँ पर हम रिफ्यूज वर्ब यूज़ करते हैं। और अगर हम कोई इनविटेशन या कोई किसी के कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, तो हम उस प्रपोजल या इनविटेशन को क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ब पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ब लेते हैं हम लाई और ले। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब है हमारी लाई और ले। ये दोनों वर्ब भी काफ़ी कंफ्यूज करती हैं। तो सबसे पहले तो इनके हम वर्ब की फॉर्म जान लेते हैं। तो लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। ठीक है, ये लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। अब कंफ्यूज कहाँ होता है? कंफ्यूज यहाँ होता है, देखिए, एक तो ये दो वर्ब्स हैं अलग अलग, ठीक है, और दूसरा ये जो इसकी लाई की सेकंड फॉर्म है ले, ये अपने आप में एक नई वर्ब भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज यहाँ पैदा होता है। तो लाई, लाई, लाइड ये चलती हैं झूठ बोलने के अर्थ में, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, लाई, ले, लेन इसका मतलब होता है लेटना, लेटना। ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये ऊपर वाली भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, लेकिन ये है लिटाना, लिटाना ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, देखिए, द सर्वेंट डैश टू हिज मास्टर, टू हिज मास्टर, he dash in the sun, he dash the baby on the bed। ठीक है, अब हमें ब्लैंक भरने हैं और ये वर्ब्स यूज़ करनी है। तो देखिए, द सर्वेंट डैश टू हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक को झूठ बोला। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे झूठ बोलना मीन्स लाइड, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो सबसे पहले तो बात ये उठती है कि हम लेड तो यहाँ पे यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ इंट्रांजिटिवली यहाँ पे यूज़ की जा रही है, लाइड। और वैसे भी यहाँ पे झूठ बोलने के अर्थ में हमने यूज़ करना है इसको, तो यहाँ पर लाइड रखेंगे। यहाँ पर देखिए, ही डैश इन द सन, तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि वो धूप में लेट गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ये तो यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ले, ही ले इन द शन। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट इसको यूज़ कर रहे हैं हम। ये जो ले है ये इंट्रांजिटिवली यूज होती है, बिना ऑब्जेक्ट की यूज होती है, और इसका मतलब होता है लेटना। तो वो धूप में लेट गया। यहाँ पे देखिए, ही डैश द बेबी, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये तो इंट्रांजिटिव होती है, ये भी इंट्रांजिटिव होती है, तो हम यही यूज़ करेंगे, ही लेड द बेबी ऑन द बेड। उसने जो छोटा बच्चा था उसको बिस्तर पर लिटा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ब जो हमें बहुत कंफ्यूज करती है वो है फाउंड, और एक होती है फाउंड की सेकंड फॉर्म। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो फाउंड, ये दो वर्ब्स भी काफ़ी कंफ्यूज करती हैं हमें। ठीक है, तो देखिए, ये दो वर्ब मैं आपको लिखता हूँ बोर्ड पे आपके सामने, फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड और फाउंडेड। ओके, ये दो वर्ब्स मैंने लिखी हैं। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज कहाँ पे होता है, कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि ये जो फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, यहाँ पे नई वर्ब है फाउंड। इसका मतलब होता है कोई मतलब ढूंढना। ठीक है, ढूंढना, इसका मतलब होता है आधारशिला रखना, आधारशिला रखना।
किसी की नींव रखना, जैसे हम कहते हैं ना किसी की नींव रखना किसी नई चीज़ की। तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या पता लगाना, और फाउंड एक नई वर्ब है। फाइंड जो वर्ब है जिसका मतलब है ढूंढना पता लगाना, उसकी सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फाउंड। लेकिन जो फाउंड एक नई वर्ब है इसका मतलब होता है आधारशिला रखना। इसका मतलब इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, फाउंडेड। जैसे आई हैव फाउंड माई लॉस्ट वॉच, ठीक है, मुझे मेरी गुम हुई जो घड़ी है वो मिल गई है, तो मैंने ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, क्योंकि है थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ढूंढना के अर्थ में यूज़ कर रहे हैं, हमें जो है पता लगाना के अर्थ में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसका मतलब होता है आधारशिला रखना। तो अगर हम यहाँ पे फाउंडेड लिख दें, फाउंडेड, तो इसका मतलब हो जाएगा आधारशिला रखी। तो मैंने, इसका मतलब हो जाएगा मैंने गुम हुई घड़ी की आधारशिला रखी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे फाउंडेड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये यूज़ करेंगे फाइंड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। ओके, बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। अब यहाँ पे फाउंडेड का मतलब क्या है, आधारशिला रखना, आधारशिला, आधारशिला या नींव रखना, नींव रखना। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर मतलब बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी। ओके, यहाँ पे आई हैव फाउंड माई लॉस्ट वॉच, तो यहाँ पे ये जो फाउंड है ये है, यहाँ पे जो फाउंडेड है ये कौन सा है, ये यहाँ पे ये फाउंडेड है। ओके, तो ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट वर्ब्स होती हैं, इनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है, जो हम पता होना चाहिए हमें इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब है एक्सपेक्ट, होप और ट्रस्ट। ओके, ये है एक्सपेक्ट, होप और ट्रस्ट। देखिए, जब कोई चीज़ घटित होती है, जब कोई चीज़ घटित होती है फ्यूचर में, तो अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ घटित होगी, ठीक है, जब हमें कोई लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ घटित होगी, तो हम वहाँ पे एक्सपेक्ट यूज़ करते हैं। वहाँ पर हमारा विश्वास होता है, हम विश्वास करते हैं, मतलब हमारा बिलीफ होता है कि हम जो है जिसके बारे में बोल रहे हैं वो चीज़ फ्यूचर में जाके घटित होगी, ठीक है। वी नो दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। जैसे आई एम एक्सपेक्टिंग ए लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड। आई एम एक्सपेक्टिंग लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड, इसका मतलब है कि मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र की तरफ से एक पत्र आएगा, ठीक है, मैं प्राप्त करूँगा फ्यूचर में। फ्यूचर में कभी हो सकता है, कल परसों, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मेरे मित्र ने कह रखा है कि मैंने जो है मैं तुम्हारे पास पत्र डालूंगा, या मैंने तुम्हारे पास पत्र डाल दिया है, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे मिला नहीं है, मैं बिलीव करता हूँ कि ये चीज़ होने वाली है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट यूज़ करूँगा। तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट को कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर एक्सपेक्ट को हम सपोज़ या थिंक अर्थ में यूज़ करते हैं, सपोज़ या थिंक के अर्थ में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको जो है कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई एक्सपेक्ट दैट इंडिया विल विन द मैच, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट को सपोज़ के अर्थ में यूज़ कर रहे हैं। सपोज़, आई सपोज़ या आई थिंक, आई सपोज़ या आई थिंक दैट इंडिया विल विन द मैच। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते आई एम सपोजिंग या आई एम थिंकिंग, ऐसे नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट को सपोज या थिंक के अर्थ में यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस अर्थ में यूज़ कर रहे हैं कि कोई चीज़ होने वाली है, ठीक है, कोई एक्शन है जो फ्यूचर में घटित होने वाला है। तो ऐसे में हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, और हमें विश्वास है कि कोई चीज़ होगी आगे चल के, तो हम एक्सपेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। अब होप कब यूज़ करते हैं, देखिए होप कब यूज़ करते हैं, होप तब यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ होगी या नहीं हमें नहीं पता, भाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी हमें नहीं पता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो। आप समझे, मान लीजिए इंडिया का और किसी दूसरी टीम का, मीन्स ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, ठीक है। आप नहीं जानते कि भाई कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा कि नहीं, आप नहीं जानते इंडिया जीतेगा कि नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि इंडिया जीते, तो वहाँ पे हम होप वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे आई होप
दैट इंडिया विल विन द मैच। ठीक है, तो हम यहाँ पे होप का यूज़ करेंगे। तो जब भी हमें हमें नहीं पता होता कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, जैसे मैंने बताया इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता इंडिया जीतेगी कि नहीं जीतेगी, आपको नहीं पता, यू डोंट नो, लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो वहाँ पे हम होप का यूज़ करते हैं। अगला है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है टू हैव फेथ इन, टू हैव फेथ इन। किसी चीज़ में आपका अगर विश्वास अगर आप किसी चीज़ में विश्वास होने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ट्रस्ट यूज़ करते हैं। जैसे ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो। ठीक है, इसका मतलब है टू हैव फेथ इन गॉड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ब हैं जो कंफ्यूज करती हैं वो हैं हंग और हैंग्ड। ठीक है, ये हैं, तो ये देखिए हैंग की ये थर्ड फॉर्म होती है, हैंग, हैंग, हंग, हंग, और ये होती है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ठीक है, हंग और हंग हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, हंग और हैंग्ड। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं हंग और हैंग, क्योंकि दोनों सेम है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों की सेम है। तो जो हंग है इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को लटकाने की बात करते हैं। जैसे शर्ट ली, खूंटी पे टांग दी, बैग लिया, किसी चीज़ पे टांग दिया, मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट देना, सपोर्ट देके किसी चीज़ को लटकाना। ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है हंग यूज करते हैं। जैसे सोहन, सोहन हंग द शर्ट ऑन द बैग। सोहन ने अपनी शर्ट ली और खूंटी पे टांग दी। लेकिन हैंग्ड जो वर्ड है इसका यूज हम करते हैं किसी को फांसी देने के अर्थ में, किसी को फांसी दी गई इस अर्थ में। तो जैसे द मर्डरर वाज हैंग्ड। ठीक है, जो कातिल था उसको फांसी दे दी गई। तो ये हंग और जो हैंग्ड है ये वर्ब भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती हैं। कब हम हंग का यूज़ करें, कब हम हैंग्ड का यूज़ करें। तो हंग का यूज़ करते हैं हम नॉर्मली किसी चीज़ को लटकाने के लिए। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ ली, खूंटी पे टांग दी, या वैसे अलमारी में टांग दी, या किसी पे टांग दी, तो हम वहाँ पे हंग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फांसी देने के अर्थ में यूज़ किया जाए तो आपको हैंग्ड वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है देखिए विंड और वाउंड। ठीक है, ये विंड है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है विंड, वाउंड, वाउंड, और ये एक अलग वर्ब होती है वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड। ओके, इसका मतलब होता है चाबी देना। घड़ी में जब चाबी देते हैं तो उस अर्थ में उसके लिए तब यूज़ की जाती है ये विंड। और वाउंड जो है इसका मतलब होता है घायल होना, घायल होना। ओके, जैसे हैव यू माई वॉच, क्या तुमने मेरी घड़ी को चाबी दे दी। तो हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो चाबी देने के अर्थ में यूज़ की जाती है ये विंड। तो विंड की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे वाउंड, हैव यू वाउंड माई वॉच। और ही वॉज इन द एक्सीडेंट। ओके, यहाँ पे वो एक्सीडेंट में घायल हो गया, तो हम यहाँ पे घायल होने के अर्थ में यूज़ करेंगे। और बी की फॉर्म है यहाँ पे, तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाउंडेड, वाउंडेड, ही वॉज वाउंडेड इन द एक्सीडेंट। तो इस तरह से ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स थी। तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।